नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहानी संग्रह अरविंद की कहानियां। और हमारी आज की कहानी है चाणक्य और चंद्रगुप्त। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। विष्णुगुप्त के मगध में प्रवेश की सूचना तत्काल ही मगध के महामंत्री राक्षस को अपने गुप्तचरों से मिल गई। राक्षस ने विष्णुगुप्त को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जिसकी सूचना चंद्रगुप्त को हुई तो चंद्रगुप्त ने अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ रात्रि में ही मगध के कारावास पर सैन्य कार्यवाही कर विष्णुगुप्त को कारागार से मुक्त करा लिया। किंतु अब मगध के आसपास होना उन दोनों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। अतः वे दोनों रात्रि में मगध की सीमा रेखा से बाहर निकल गए। उन दोनों को तक्षशिला में गांधार के नरेश अंबी और राजकुमारी अलका का ही सहयोग मिलने की आशा थी। अतः वे दोनों फिर तक्षशिला की ओर चल दिए। तक्षशिला में राजकुमार अंबिक के सहयोग से सिकंदर को अपना शिविर बनाने की अनुमति मिल गई थी। सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण करने के उद्देश्य और अपनी विशाल सेना को सिंधु नदी को पार करने के लिए सिंधु नदी पर पुल बनाने का काम प्रारंभ करा दिया था। सिकंदर की सेना में उसका विश्वास पात्र सेनापति फिलिप्स और सिल्यूकस के अतिरिक्त 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार और 9,000 हाथियों की सेना थी। सिल्यूकस के साथ उसकी पुत्री कार्नेलिया और उसकी सहेली एलिस भी थी। सिकंदर एवं उसके विश्वास पात्र सेनापति पहले ही सिंधु नदी को पार कर तक्षशिला में सिंधु नदी के तट पर अपना शिविर बना चुके थे, जिसमें अंबिक ने अपना पूरा सहयोग किया था। कार्नेलिया तक्षशिला की हरी भरी वादियों, दूर तक फैले घास के मखमली हरे मैदान, पहाड़ियां, झरने, सर्प के आकार में टेढ़ी मेढ़ी बहती नदियां और बर्फ से आच्छादित दूर दिखाई देते हिमालय पर्वत की माला पर सहजी इस प्रकार से मुग्ध हो चुकी थी कि वो अब यहीं रहना चाहती थी। उसे विश्वास भी था कि पंजाब पर विजय प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर उसके पिता सिल्यूकस को पंजाब का छत्रप यानी राज्य का प्रमुख प्रशासक बना देगा। इस प्रकार उसे भारत में ही रह जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त को तक्षशिला में गांधार के महाराजा अंबी और राजकुमारी अलका का सहयोग प्राप्त था। इस कारण उन्हें वहां अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी और राजकुमार अंबिक भी जानता था कि वे दोनों उसके मार्ग के बाधक नहीं बनेंगे और वो पंजाब के राजा पर्वतेश्वर को सिकंदर की सहायता से परास्त कर सकेगा। सिंधु नदी के तट पर एक भारतीय योगी दंडायन के आश्रम में विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, अलका और सिंधु राजकुमारी मालविका बैठे थे। मैं गांधार छोड़कर जाना चाहती हूँ, अलका ने योगी के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा। क्यों पुत्री अलका, तुम गांधार की राजलक्ष्मी हो, योगी ने कहा। ऋषि, यवनों के हाथों अपनी स्वाधीनता को लेकर मुझ में जीने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्राण बचाकर कहाँ जाओगे? यहां तुम्हारी आवश्यकता है, किंतु जब तुम्हारी इच्छा हो तो निसंकोच चली जाना। मुझे संदेह है देव। किस पर? इन दोनों पर जो आपके सामने बैठे हैं। पहले मुझे इन पर पूरा विश्वास था, परंतु अभी ये दोनों भी यवनों से मिले हैं। योगी ने विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त की ओर देखा। देवी, तुम्हारा संदेह निर्मूल है। तुमने मुझे यवन सेनापति सिल्यूकस के साथ देखा था। वो मात्र एक संयोग था। इस समय यवन आपके राज्य के अतिथि हैं और मैं आपके राज्य के गुरुकुल का आचार्य। इस कारण से हमने यवन सेनापति के साथ मित्रवत व्यवहार किया था। विष्णुगुप्त ने कहा, तुम्हारा मत हो तो मैं अभी यवन सेनापति सेल्यूकस को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे सकता हूं, किंतु वो राज्य के नियमों के विपरीत होगा। चंद्रगुप्त ने अलका की ओर देखते हुए कहा, इस समय तुम सभी के हृदय में हलचल मची है, इस कारण कुछ दिन यहां रुको, योगी ने कहा। एक यवन दूत ने सहसा सामने आकर योगी को प्रणाम किया। तुम कौन? पहले अपना परिचय दो, योगी ने कहा। देवपुत्र, मैं जगत विजेता सिकंदर का सहचर एनिसक्रीटोज हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? देव, सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे उपदेश सुनने की प्रबल इच्छा है। तुम्हारा राजा अभी झेलम नदी को भी पार नहीं कर सका है और तुम उसे जगत विजेता समझते हो। मैं किसी लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जाता। महात्मन, आपके ना जाने पर यदि आपको दंडित किया जाए तो? मेरी सभी आवश्यकता ये प्रकृति और ईश्वर की विभूति पूरी करती है। उसके होते मैं किसी का शासन और आदेश नहीं मानता। बहुत हठी हो, मैं जाकर यही कह दूंगा, कहकर एनिसक्रीटोज चला गया। योगी के आश्रम में विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त,
अलका, सिंहरण और मालविका बैठे हुए भविष्य में घटने वाली घटनाओं और उनकी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। एक यवन सैनिक ने आकर कहा, देव, सम्राट सिकंदर आपकी सेवा में आना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो। मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह आश्रम एक खुला मंदिर है, यहाँ जो भी आना चाहे उसका स्वागत है, और जो जाना चाहता है उसे कोई रोक भी नहीं है। सैनिक चला गया। थोड़ी देर बाद सिकंदर, सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, एंसिक्रेटोज अपने कुछ सहचरों और सैनिकों के साथ आकर आश्रम में योगी के सामने बैठ जाते हैं। स्वागत है लक्षेंद्र, ईश्वर तुम्हें बुद्धि प्रदान करे, योगी ने कहा। अनुग्रहित हुआ महात्मन, किंतु मैं किसी और आशीर्वाद की अभिलाषा में आया था, सिकंदर ने विनयपूर्वक कहा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी आशीर्वाद आपके लिए शुभ नहीं होंगे या लक्षेंद्र? मैं आपसे यहां भारतवर्ष के विजय का आशीर्वाद लेने आया हूं। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो ठीक है, मैं रक्तपात में विश्वास नहीं रखता। केवल विजय ही महत्वपूर्ण नहीं है लक्षेंद्र, जन कल्याण और इसकी सेवा में लगो। सिकंदर ने चंद्रगुप्त की ओर देखकर पूछा, यह तेजस्वी युवक कौन है? मगध का एक निर्वासित राजकुमार चंद्रगुप्त, सेल्यूकस ने विनम्रता से उत्तर दिया। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें शिविर में आने का निमंत्रण देता हूं। अनुग्रहित हुआ, आर्य किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, चंद्रगुप्त ने आदर से कहा। क्या तुम चंद्रगुप्त से पहले मिल चुके हो? सिकंदर ने सेल्यूकस से पूछा। हाँ, चंद्रगुप्त से मैं तक्षशिला के प्रांगण में मिल चुका हूं। फिर तो शिविर में चंद्रगुप्त के स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रही। जो आज्ञा सम्राट, सेल्यूकस ने कहा। महात्मन, सिकंदर ने योगी से कहा, भारत विजय करने के पश्चात वापस लौटने पर फिर आपके दर्शन करने हेतु आऊंगा। सावधान अलक्षेंद्र, चंद्रगुप्त की ओर संकेत करते हुए योगी ने कहा। भारत का भावी सम्राट ये देखो तुम्हारे सामने बैठा है। भारत के इस महान तपस्वी की बातों पर कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता था। सभी स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त की ओर देखने लगे और चंद्रगुप्त कौतूहल से कॉर्नेलिया की ओर तब तक देखता रहता है जब तक सभी आश्रम से उठकर नहीं चले गए। देव, अलका ने कुछ सकुचाते हुए कहना चाहा परंतु कह न सके। अलका, मैं तुम्हारी ओर से कहती हूं, मालविका ने अलका की झुकी हुई आंखों की ओर देखते हुए कहा। हाँ, तुम निसंकोच कहो अलका, क्या कहना चाहती हो? देव, अलका मालव राजकुमार सिंहरण से विवाह करने की आपसे अनुमति चाहती है। यह तो शुभ है, इसमें संकोच कैसा? सिंहरण को यहीं बुला लो, सिंधु नदी के तट पर ही मैं तुम्हारा विवाह आयोजित करता हूं। सिंहरण को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं, अलका ने फिर उसी संकोच से कहा। यह तो प्रसन्नता की बात है, आपका आश्रम अलका और सिंहरण के विवाह का मंडप बनेगा और हमारे गुरुदेव विवाह के आचार्य, चंद्रगुप्त ने कहा। पुत्री अलका, तुम अपने पिता, भाई और माता को भी यहीं बुलाने का उपक्रम करो, और चंद्रगुप्त, तुम यवनों को भी निमंत्रित करो जिससे वे भी यहाँ के हमारे विवाह संस्कार के साक्षी बन सके, चाणक्य ने कहा। जो आज्ञा आचार्य, अपने सिर को झुकाते हुए चंद्रगुप्त ने कहा। अलका और सिंहरण का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। समारोह में अलका के परिवार वालों के साथ यवन सेना के प्रमुख सेनापति कॉर्नेलिया और एलिस उपस्थित रही थी। प्रातःकाल का समय था। सिंधु नदी के तट पर कॉर्नेलिया अपने शिविर से कुछ दूरी पर प्रकृति के खुले आंगन में एक शिला पर बैठी पूर्व में उगते हुए अरुण की सुषमा पर मुग्ध कोई गीत गुनगुना रही थी। कितना सुंदर गाती हो कॉर्नेलिया। हमें भारत पर विजय प्राप्त करने में भले ही विलंब हो, किंतु आपने भारतीय संगीत में निपुणता प्राप्त कर ली है, यवन सेनापति फिलिप्स ने उसके सामने की शिला पर बैठते हुए कहा। फिलिप्स, आज इतनी सुबह अपना शिविर छोड़कर प्रकृति के आंगन में कैसे? मेरा प्रणय मुझे अनायास यहां तक ले आया। कैसा प्रणय फिलिप्स? तुम मेरा अपमान तो नहीं कर रहे हो? मैं और तुम्हारा अपमान कभी सोच भी नहीं सकता, किंतु यह सच है कॉर्नेलिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। फिलिप्स अपनी शिला से उठकर और नजदीक आ गया। मुझसे दूर रहो फिलिप्स, अन्यथा उचित नहीं होगा। युद्ध की बेला है कॉर्नेलिया, जाने फिर मिलना हो या ना हो। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो फिलिप्स। मैं अब तुमसे और अधिक दूर नहीं रह सकता। कम से कम एक बार अपने इन हाथों को चूमने का अवसर तो दो, फिर चला जाऊंगा। फिलिप्स आगे बढ़कर कॉर्नेलिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। कॉर्नेलिया चीखने लगी।
कोई मेरी रक्षा करो। पीछे से चंद्रगुप्त आकर फिलिप्स की गर्दन पकड़कर गिरा देता है। धन्यवाद आर्यवीर, कॉर्नेलिया ने कहा। उसकी आंखों में स्नेह की चमक थी। मुझे क्षमा कर दो कॉर्नेलिया, फिलिप्स ने कहा तो चंद्रगुप्त ने उसे छोड़ दिया। खड़े होकर फिलिप्स ने अपनी तलवार निकाल ली तो चंद्रगुप्त ने भी अपनी तलवार निकाली। चंद्रगुप्त, तुम्हें मुझसे द्वंद्व युद्ध करना होगा। फिलिप्स, ये युद्ध का समय नहीं है, तुम जाओ यहां से, कॉर्नेलिया ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा। फिलिप्स, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। तुम अपने समय, स्थान और इच्छा के अनुसार जब चाहो कर सकते हो। क्रोध से अपने पैरों को पटकता हुआ फिलिप्स वहां से चला गया। चलिए, मैं आपको शिविर तक छोड़ दूं, चंद्रगुप्त ने विनम्रता से कहा। शिविर में पहुंचकर कॉर्नेलिया ने कहा, इस घटना के बारे में पिताजी को बताना होगा। ओह, तुम्हारे पिता ने मुझे अपने शिविर में बुलाया था। ठीक है, तुम जाओ, पिताजी से कह देना मैं भी अभी वहीं आती हूँ। चंद्रगुप्त सिल्यूकस के शिविर की ओर चला जाता है और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।